नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित जब अनिका से पूछता है कि अनिका क्या तुम मुझसे नाराज हो, तब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, आपका जो मन करता है आप वही कीजिए, आप किसी की सुनते कहाँ हैं। अनिका आगे कहती है कि मिस्टर मारवा, मैंने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है और अगर वो अंदर ही रहे तो ही अच्छा है। इतना कहने के बाद अब अनिका वहाँ गुस्से में से अब उस कमरे से बाहर निकल जाती है और बच्चों के कमरे की तरफ चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक रूम में जो बिल्कुल ही एक हॉस्पिटल जैसा रूम लग रहा था, वहां पर एक आदमी अपने किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ है। उसका चेहरा अभी भी इतना ज्यादा दिख नहीं रहा था। तभी वो आदमी आकर उसको अपने बॉस से कहता है, बॉस सब हो गया है, वो चारों भी अब अपने ही फोन के जरिए ही इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। अब तक सभी लोगों को मैंने ये मैसेज दे दिया है, वो सब मीटिंग के लिए तैयार है। सभी लोगों को यहाँ पर एक AI वॉइस मैसेज आया था। सभी अपने अब सिस्टम पर अपने बॉस को से उस मीटिंग को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो एक रूम बना हुआ था जिसमें ही बहुत सारे सभी एक बड़ी सी चेयर पर बहुत सारे ही लैपटॉप उस चेयर पर रखे हुए थे। अब वो आदमी सारे ही जाकर एक एक लैपटॉप के आगे जाकर बैठ जाते हैं और जिन 4 लोगों की यहाँ पर बात हो रही है वो अपने ही कमरे में अपने गैजेट्स पर उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। जब उसके बॉस को उसके आदमी की आवाज सुनाई देती है तो वो भी अपना हाथ उठाकर कह देता है ओके। और अब क्योंकि उसका बॉस ने आज तक उसका बॉस के अपने किसी भी आदमी के सामने नहीं आया था, वो जब भी ऐसी मीटिंग करता था तो ये एक AI वॉइस मैसेज होता था जो सबके ही सिस्टम में उसके बॉस की आवाज के नाम से चला जाता था। आज तक उसके आदमियों ने किसी ने भी उसकी अपने बॉस की रियल आवाज को भी नहीं सुना था, ताकि कोई भी उसे अगर कभी आमने सामने भी हो जाए तो उसे पहचान ना सके, क्योंकि उसका बॉस हमेशा से ही AI वॉइस का यूज करता था, ना कि अपनी ओरिजिनल वॉइस का। उसके खुद के ही आदमियों में से कोई नहीं जानता था कि बॉस कौन है और वो कैसा दिखता है। अगर वो सामने भी आ जाए तो उसके ही आदमी उसे पहचान नहीं पाएंगे। जब बॉस को मालूम हो जाता है कि अब सब यहाँ पर मीटिंग के लिए रेडी है, तब वो बॉस अपनी AI वॉइस में कहता है, कैसे हो तुम सब। ये आवाज अब सभी के ही सिस्टम में एक बार से ही गूंजने लग जाती है। तब वो मेंबर भी बारी बारी से कहते हैं, हाँ बॉस, हम सब ठीक हैं, आप कहिए आपने कैसे हमें यहाँ पर ये मीटिंग रखी है। तभी वो बॉस कहता है, तुम सब जानते ही हो कि ये हमारी लगातार चौथी हार है और इस वायरस मिशन में अब तक हमें कोई जीत हासिल नहीं हुई है। अपने बॉस की ये बात सुनकर अब एक मेंबर कहता है, बट बॉस, हमारा असली मकसद तो कुछ और ही है, जो शायद अब तक किसी को भी नहीं पता है कि आखिर में हम चाहते क्या हैं। अब वो बॉस से उस आदमी की बात को सुनकर फिर से कहता है कि अपने दुश्मनों की ताकत को खुद से कम मत समझो, हमारा कम नुकसान नहीं करके गए हैं वो, ये तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि अब तक जितने भी बार हमारी उनके सामने फाइट हुई है तो हमें मुंह की ही खानी पड़ रही है, जो मुझे खुद भी अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। अब दूसरा मेंबर कहता है, बट बॉस, आपने भी तो उनके एक मेंबर को जान से मार दिया है। ये सुनते ही अब बॉस ने कहा, बाबू बॉस कहता है, क्या तुम इस बात की गारंटी लेते हो कि वो अब तक मर चुका होगा। ये सुनते ही वो मेंबर अब अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, क्योंकि ये गारंटी तो उसका वो मेंबर भी नहीं दे सकता था कि उन्होंने जिसके ऊपर हमला किया था वो आदमी मर चुका है। अब वो बॉस फिर से कहता है कि अब मैं खुद प्लानिंग करूंगा और इस वायरस से ऐसा आतंक फैलाएंगे ना कि पूरी की पूरी इंसानियत ही मेरे कदमों में होगी। ये मीटिंग अब यही खत्म होती है। ये कहते ही वो बॉस के आदमी ने उस बॉस की आवाज आनी बंद हो जाती है। जैसे उनके बॉस की आवाज की आनी बंद होती है तो वहीं से अब वो सारे ही आदमी अब अपने अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं। अब वो बॉस ने अपने आदमी से मीटिंग खत्म करने के बाद कहा, जो अभी भी उस बॉस के पर्सनल रूम में था,
क्या लगता है तुमको, क्या वो मर गया होगा? अब अपने उस बॉस के आदमी ने जवाब दिया, हाँ बॉस, मर ही गया होगा। आपकी गोली से भला अब तक कौन जिंदा बच पाया है? क्योंकि वो आदमी अच्छी तरह से जानता था कि उसके बॉस के द्वारा चलाई गई हुई गोली कोई ऐसी वैसी साधारण सी गोली नहीं थी जिससे बस किसी के भी शरीर में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है, बल्कि वो एक ऐसी गोली थी जो गोली के साथ साथ वो एक जहर का भी काम करती थी, क्योंकि उसमें एक इतना खतरनाक जहर लगाया हुआ होता था कि उस जहर के संपर्क में आने के बाद उस इंसान को कोई भी नहीं बचा पाता। वो हर एक डॉक्टर के लिए उस इंसान को बचा पाना भी असंभव होता। और वो आदमी अच्छी तरह से जानता था कि उस लड़ाई में जो वहां पर उसे अंधेरे खंडर बने हुए महल में हुई थी, वो कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसके बॉस को किसी ने इतना आहट पहुंचाया था। वो पहली बार था जब उसके बॉस की किसी के साथ ऐसी फाइट में हार हुई थी। इसलिए उसके बॉस का गुस्सा उस टाइम पर इतना बढ़ गया था कि उसके बॉस ने आओ देखा न था और सीधा ही उसने गोली चला दी थी। इतना सब कुछ हुआ आदमी अब अपने मन में काफी सोचने के बाद अब वो आदमी अपने बॉस से फिर से कहता है, बॉस मेरा एक सवाल है। उसका बॉस उससे कहता है, जो भी कहना है जल्दी कहो। तब वो आदमी फिर से कहता है कि क्यों ना हम हमारे प्लान की डेट और लोकेशन को ही चेंज कर दें। अपने आदमी के मुंह से ये सब सुनकर अब उस बॉस को एकदम से ही गुस्सा आता है। वो एकदम से ही चिल्ला कर पड़ता है, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम सोचने का मेरा है। हम अपने प्लान का ना तो कोई डेट चेंज करेंगे और ना ही कोई लोकेशन चेंज करेंगे। अगर चेंज होगा तो बस अब की बार हमारा प्लान ही चेंज होगा। इस प्लान को एग्जीक्यूट अब कैसे करना है ये मुझ पर छोड़ दो। ये सब तुम्हें मैं बताऊंगा कि हमारे आदमी उस कॉलेज में कैसे जाएंगे, ये सब मेरा काम है। दूसरी तरफ इधर रोहित के कमरे में रोहित के पैलेस में रिया अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा डैड कब तक ठीक हो जाएंगे। अनिका जो कि बच्चों के कमरे में पहले ही जा चुकी थी, इसलिए अब अनिका रिया की इस बात पर जवाब देती है कि जल्दी ही तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे। अनिका रिया से कहती है कि क्या अब तक इनकी चेस गेम खत्म नहीं हुई है। रिया अब ना में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि पिछली बार भी जब अनिका बच्चों के कमरे में आई थी तब भी उसके दोनों ही बेटों के और करण गुलेरिया की चेस कंटिन्यू ही चली हुई थी। अब अनिका अपने एक हाथ पर अपना सिर दे मारती है। रिया ने जवाब दिया कि अब डैड ही इस गेम को एंड कर सकते हैं, क्योंकि ना तो नानू जीत रहे हैं और ना ही मेरे ही दोनों भाई आर्यन और अलेक्जेंडर जीत रहे हैं। ये खेल एक टक्कर का हो रहा है जिसमें अभी तक किसी की भी जीत नहीं हुई है। ये कहते ही रिया के चेहरे पर अब एकदम से स्माइल आ जाती है। अब अनिका रिया से कहती है कि जल्द ही खाना खा लेना और हाँ, ऑनलाइन गेम ज्यादा मत खेलना। अपने भाइयों के साथ साथ अपने नानू से भी कहना कि अब खाना खा लें और सो जाएं, क्योंकि अनिका के पास अब यहाँ पर करण गुलेरिया के कमरे में जाने के लिए अभी इतना भी टाइम नहीं था। इसलिए अनिका रिया को अब वहाँ पर गुड नाइट बोलकर वहाँ से अपने रूम में वापस से आ जाती है। जैसे ही अनिका अपने रूम में देखती है तो कुछ देर तक उसके पास जैसे ही अनिका अपने रूम में पहुंचती है तो वो वहां पर रोहित को देखती है। अब रोहित को ऐसे देखने के बाद अब अनिका कुछ देर तक तो वहां उसके पास ही चुपचाप बैठ जाती है। भले ही अनिका ने रोहित की रिपोर्ट को पढ़ लिया था और उसे रोहित के पिछले 4 से 5 दिन की तकलीफों का भी एहसास था, इसलिए अनिका अपने मन में ही सोचती है कि वो क्या कहे रोहित को, जिससे कि इस तरह वो रोहित को, क्योंकि वो इस तरह से रोहित को देख भी नहीं सकती थी और वो रोहित से नाराज भी थी। वो रोहित की तकलीफ को, उसके जख्म को, उसके दर्द को अच्छी तरह से समझ रही थी, जो अनिका से ना तो देखा जा रहा था। अनिका के मन में ढेरों शिकायतें थी रोहित से कि उसने इस मिशन के लिए उसे पहले क्यों नहीं बताया था। अगर रोहित उसकी माँ के साथ ऐसा वैसा कुछ सोच रहा था, अगर उसने पहले से ही ऐसी कोई प्लानिंग बना रखी थी कि वो वहां पर अकेले ही अटैक करेगा, तो एटलीस्ट उसे अनिका को तो इसके बारे में जरूर बता ही देना चाहिए था। अनिका यहाँ पर रोहित और अपनी माँ दोनों से ही इस बारे में बहुत ही नाराज थी, लेकिन अनिका अपनी माँ से तो बात कर ही चुकी थी। स्वाति मल्होत्रा ने इस बारे में ज्यादा बात न करते हुए सारी ही बातें अब रोहित के
ऊपर छोड़ दी थी, जबकि बूढ़े बाबा ने भी अनिका को साफ साफ नहीं बताया था। तो अब एक रोहित ही था जिससे अब अनिका सब कुछ जान सकती थी। लेकिन अब रोहित की कंडीशन को देखने के बाद अब अनिका अभी भी उस टॉपिक को नहीं उठाना चाहती है। वो रोहित की कंडीशन को अच्छे से देख पा रही थी कि रोहित भले ही यहाँ उसे अभी लेटा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अभी भी कितने पेन में था। हालांकि उसकी बॉडी जल्दी रिकवर कर लेगी। अनिका इस बात से भी पूरी तरह से श्योर थी कि अब रोहित जल्द ही उसे इस बारे में बता देगा, लेकिन वो खुद रोहित से इतनी नाराज थी कि अब की बार वो इस नाराजगी को इतनी जल्दी शायद मिटाने देना नहीं चाहती थी। अनिका को ऐसे ही अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ देखकर अब रोहित ही आगे से बोलता है, अनिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित के मुंह से ये शब्द सुनते ही अब अनिका कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा मुझे आपसे किसी भी बारे में अभी कोई भी बात नहीं करनी। अब अनिका का इतना तीखा सा रुख देखकर अब रोहित कहता है, क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो? तब अनिका ना तो अपना कोई भी रिएक्शन रोहित के सामने नहीं देती, ना और ना ही कोई वर्ड बोलती है, ना ही अपने सिर को हाँ या ना में हिलाती है। रोहित अब समझ जाता है कि इस बार अनिका की नाराजगी कुछ ज्यादा ही है। शायद उसे अब की बार अनिका को मनाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अनिका यहाँ पर रोहित का बड़े अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो उसकी फिक्र कर रही थी, इसलिए वो अच्छे से ख्याल रख रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने रोहित को माफ कर दिया था, क्योंकि रोहित अब तक ही अनिका से सब कुछ छुपाते आ रहा था। अनिका फील करती है कि जब से उसे चोट लगी है तब से ही पता नहीं सब कुछ क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि पहले अनिका को हर एक चीज के बारे में पता होता था, लेकिन अब अनिका खुद में ही सोचती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने हर काम को खुद से ही हैंडल करूंगी। अब मैं मिस्टर मारवा को अपने किसी भी काम के बीच में नहीं आने दूंगी। ये मिशन भी मेरा है और ये काम भी मेरा है, क्योंकि अब वो रोहित को खो देने के डर से बार बार अब ऐसे ही वो रोहित के ऊपर हमले नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि हर बार रोहित को अब तक कई बार ही अनिका को बचाते हुए रोहित को कई बार गोली लग चुकी थी। इसलिए अनिका ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। जबकि जब अनिका किसी भी खतरे में होती है तो रोहित हर उस सिचुएशन में सबसे पहले जाकर अनिका को बचा लेता है, लेकिन अनिका ही हर बार रोहित को ऐसे नहीं बचा पाती। अनिका अब अपने मन ही मन में सोचती है कि शायद कल तक रोहित की रिकवरी थोड़ी सी और भी ज्यादा हो जाएगी। शायद कल तक रोहित बेड से उतरने लग जाए, वो शायद चलने लग जाए। वो इसी विश्वास के साथ अब वहीं पर रोहित के ही पास जाकर लेट जाती है। रोहित अनिका को अपने बगल में लेटा हुआ देखता ही रह जाता है, लेकिन अनिका वहीं पर सोफे पर ना लेटकर रोहित के ही पास लेट जाती है। इसलिए अब रोहित के भी मन को एटलीस्ट एक सुकून तो था कि कम से कम अनिका ने अब लैब में या कहीं जाकर अपने आप को कैद तो नहीं किया, जिससे अब रोहित के पास एक चांस था कि वो अनिका से आसानी से बात कर लेता। इसलिए अभी कुछ भी ना कहते हुए अब रोहित भी चुपचाप से अब अपना अनिका को ही लेटे लेटे देखने लग जाता है। अनिका रोहित के ही पास लेटे हुए थी, लेकिन उसने उसकी तरफ अपनी पीठ को किया हुआ था। अनिका को लेटते ही कब नींद आ गई खुद अनिका को भी इस बारे में पता नहीं चला, क्योंकि अनिका पूरे दिन ही ऐसे भागदौड़ में रहती है, तो उसे खुद भी वक्त का एहसास होता है, ना ही थकान का एहसास होता है। इसलिए लेटते ही उसे जल्दी से ही नींद आ जाती है। दूसरे ही दिन सुबह ही जैसे ही अब रोहित अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो काफी रिकवर हो गया था। अब उसके हाथ पैर भी अच्छे से हिल पा रहे थे। रोहित अब अपनी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद अब वो चल पाएगा। जैसे ही रोहित की नजर वहीं पर ही उसी के पास सोई हुई अनिका पर जाती है तो वो अपने हाथों को अनिका के गालों पर ले जाता है, क्योंकि रोहित अभी भी सोचता है कि अनिका लेट से उठेगी। इसलिए अब क्योंकि जब अनिका जगी हुई होती है तो अनिका उससे अब ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, इसलिए अब रोहित चुपके से उसके गालों पर टच करने लग जाता है। और फिर अब अनिका के गालों को टच करते हुए बड़े ही प्यार से अब वो अनिका को देखता है और फिर धीरे धीरे कहता है, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है अनिका। रोहित की इस बात पर अब अनिका ने भी जवाब देते हुए कहा, आपने मुझे कल ही देखा है मिस्टर मारवा। ये कहते हुए अब अनिका अपनी आंखें एकदम से खोल देती है और वो रोहित के हाथ को अपने चिक से हटाते हुए एकदम से बैठ जाती है और अब वो रोहित को एक एंग्री लुक देती है। रोहित की इस बात से अनिका की इस बात से रोहित एकदम से सहम जाता है। अब उसे कुछ भी नहीं समझ पाता। रोहित अब ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अनिका ने उसकी किसी चोरी को पकड़ लिया हो।
अनिका को ऐसे देखकर अब रोहित समझ जाता है कि अनिका उससे कुछ ज्यादा ही नाराज है। वो करे तो क्या करे। अनिका के ऐसे बिहेव से अब रोहित चुपचाप से अपने बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लग जाता है। अब वो धीरे धीरे अपने पैर को रखता है ताकि वो देख सके कि वो खड़ा होने पर उसे चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, उसकी बॉडी रिकवर हुई है या नहीं। इससे पहले कि रोहित पूरी तरह से खड़ा होता, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मारवा आप? क्या आप आराम से आप बेड पर पड़े भी नहीं रह सकते? अब अनिका के इस गुस्से भरी आवाज से रोहित ने जवाब देते हुए कहा कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। रोहित की इस बात को सुनकर अनिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अनिका कहती है, हाँ शावर लेने जा रहे हो, लेकिन आप मुझे बोल भी सकते हो। क्या आपने मुझसे पूछा है कि आप अभी चल फिर सकते हो या नहीं? अनिका की इस बात पर रोहित फिर से अपनी नजरों को नीचे झुका लेता है। इसलिए अब अनिका रोहित के चेहरे को देखकर अब अनिका को अंदर ही अंदर रोहित पर थोड़ी दया तो आ जाती है, क्योंकि एक तो रोहित को पहले से ही इतना दर्द हो रहा था और ऊपर से अनिका का भी बिहेव कुछ रूखा रूखा था। लेकिन अनिका अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आप यहीं रुकिए, आप चुपचाप अपने बेड पर बैठिए, मैं भी थोड़ी ही देर में आती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम में जाने के बाद अब अनिका वहां से स्पंज बाथ का सारा ही सामान लेकर अब वो दोबारा से अपने रूम में रोहित के पास आती है और रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा अपने कपड़े उतारो। अनिका की इस बात पर अब रोहित बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखता रहता है। रोहित को अब समझ गया था कि अनिका उसे अंदर बात लेने के लिए नहीं जाने देगी, शावर लेने के लिए नहीं जाने देगी। इसलिए अब रोहित अनिका से कहता है, नहीं अनिका, आई थिंक मैं अब ठीक हो चुका हूँ, मैं खुद शावर ले सकता हूँ। अनिका रोहित की इस बात पर सिर्फ उसे एक एंग्री लुक देती है और खुद रोहित के पास आ जाती है। अब वो रोहित की शर्ट के बटनों को खुद ही खोलने लगती है, क्योंकि रोहित ने तो कपड़े उतारने से मना कर ही दिया था। अब अनिका ने रोहित से कहा, बोलो मत मिस्टर मारवा, मैं तुम्हारी कंसल्टिंग डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर की बात उसके पेशेंट को हर एक बात को मानना चाहिए और मुझे मेरा काम करने दो। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित के सिर पर लगी हुई बैंडेज को अब निकालने लग जाती है। जैसे ही अनिका रोहित के सिर के पीछे देखती है तो रोहित को जहां गोली लगी थी वो चोट अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। ये देखकर अब अनिका ने राहत की सांस ली कि उसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि रोहित की चोट अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है। अनिका ने अब रोहित को स्पंज बाथ देना शुरू किया। अब अनिका उसकी पीठ पर लगे हुए बैंडेज को भी अनिका धीरे धीरे से निकालना शुरू कर देती है। ये सब देखकर भी अनिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि अनिका अब यहाँ पर रोहित की बीबी अनिका नहीं बल्कि डॉक्टर अमृता बन गई थी, क्योंकि वो बड़े ही रिस्ट्रिक्टली अपने काम को बखूबी एज ए डॉक्टर कर रही थी और रोहित उसका पेशेंट। यहाँ पर अनिका ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि वो एक डॉक्टर और एक पेशेंट है। रोहित ने अनिका से कहा कि डॉक्टर अमृता सिर्फ सर्जरी करते हुए ही अच्छी लगती है, ये काम तो कोई भी कर लेगा। क्योंकि रोहित को स्पंज देते हुए भी अनिका बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, इसलिए अनिका से रोहित ने ये बात कह दी थी कि जो काम तुम यहाँ पर मुझे स्पंज करने का कर रही हो ये काम कोई भी कर लेगा, क्योंकि डॉक्टर अमृता का काम सिर्फ सर्जरी में होता है। ये काम तुम एनी से कह दो, एनी कर लेगी। ये सुनते ही अनिका ने रोहित से सिर्फ एक ही सवाल किया, मिस्टर मारवा, प्रिंसेस लतिका की बर्थडे नाइट के वक्त आप कहाँ थे? अचानक से अनिका के मुंह से ये सवाल सुनकर अब रोहित कहता है, तुम सबके साथ ही तो था मैं, तुम्हें याद नहीं है क्या? तब अनिका अब तक रोहित को स्पंज बाथ पूरा कर चुकी थी। अब अनिका की माँ ने अनिका को रोहित के लिए जो इंजेक्शन दिया था, अब अनिका उस इंजेक्शन को वहां से कपबोर्ड से निकालने के लिए कपबोर्ड की तरफ चली जाती है। इंजेक्शनों को निकालने के साथ साथ अब अनिका रोहित के कपड़ों को भी उसके कपबोर्ड से निकाल लेती है। यहाँ पर इंजेक्शन और रोहित के कपड़े दोनों को ही निकालने के बाद अब अनिका फिर से रोहित की तरफ जाती है। अब रोहित भी एक अच्छे बच्चे की तरह अनिका को ज्यादा परेशान ना करते हुए अनिका के हाथों से अपने कपड़ों को ले लेता है।
जैसे ही ये रोहित अनिका से अपने कपड़ों को लेता है तब अनिका रोहित के पीछे के जख्म को देखती है और एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन रोहित को लगा देती है, जिससे थोड़ी ही देर में जैसे ही रोहित अपने कपड़े पहनता है तभी रोहित बेहोश हो जाता है। रोहित के बेहोश हो जाने के बाद फिर वो दोनों ही इंजेक्शन रोहित को लगा देती है, जो स्वाति मल्होत्रा ने अनिका को रोहित की रिकवरी के लिए दिए थे, जो रोहित को उस पॉइजन से बिल्कुल तरह से मुक्त कर सकते थे, जिसको सिर्फ स्वाति मल्होत्रा ने ही बनाया था। कुछ देर बाद अब वो रोहित को कपड़े पहनाकर कहती है कि अब जब तुम्हें होश आएगा तो तुम बिल्कुल ही रिकवर हो चुके होगे मिस्टर मारवा। ये कहते हुए ही अब अनिका बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद जब वो शावर लेकर वापस आती है तो वो अपने कमरे में आने के बाद अनिका अब कुछ सोचने लग जाती है। काफी कुछ सोचने के बाद अब अनिका अपना फोन निकालती है और वो एक सेफ नेटवर्क से अब अब वो अपनी माँ को फोन लगाती है। दूसरी तरफ से फोन लगाने के बाद अब सामने से आवाज आती है कि रोहित ठीक तो है ना अनिका। अब अनिका उस आवाज को सुनकर अनिका जवाब देती है, हाँ वो ठीक है माँ, अभी आपके दिए हुए इंजेक्शन की आखिरी डोज को ही मैंने दिया है। अनिका की इस बात पर स्वाति कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, जैसे ही उसको अब होश आएगा तो वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका होगा। अपनी माँ की बात को सुनते ही अब अनिका कहती है, वो केमिकल किस फॉर्मूले से बनाया गया है, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो केमिकल क्या था और उसे कैसे बनाया गया था। और हाँ, मुझे आपसे कुछ चीजें चाहिए, क्या आप मेरे लिए वो भिजवा सकती हैं यहाँ पर। अनिका की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा हाँ में जवाब देती है और साथ अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है कि तुम अगर फ्रांस की ट्रेडिशनल फाइट की तुम अटैकिंग को सीखना चाहती हो तो वो तुम रोहित मारवा तुम्हें सिखा देगा। अपनी माँ की अचानक से ये अटैकिंग वाली बात को सुनकर अब अनिका हैरान हो जाती है। हालांकि अनिका ने भी रोहित को इस फाइट की प्रैक्टिस करते हुए देखा था। स्वाति मल्होत्रा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहती है, और हाँ, तुम्हें जो भी चीज चाहिए है उसे बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दो, क्योंकि मैंने तो हमारे दुश्मनों की एडवांस टेक्नोलॉजी को बखूबी देखा है, क्योंकि हमारे दुश्मन हमसे किसी भी मामले में पीछे नहीं है। वो हमारे से भी 2 कदम आगे चलने की कैपेसिटी रखते हैं, वो हमारे से कम नहीं है। इसलिए मुझे रोहित की स्ट्रेटेजी पसंद आई कि पहले अटैक उन्हें करने दो, पहले अपनी ताकत को मत दिखाओ, बस उन्हें जवाब देते हुए ही हमें आगे बढ़ते जाना है। ये कहते हुए अब स्वाति मल्होत्रा अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अनिका जानती थी कि उसकी माँ ने उसे एक नया टास्क दिया है कि उसे इस हैकिंग के वर्ल्ड में और आगे बढ़ना होगा, उसे और न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। इसलिए अनिका अब अपने रूम से निकलकर फिर से निखिल के रूम के पास से चली जाती है। अनिका जब निखिल के कमरे तक पहुंचती है तो उसके कमरे के बाहर जाकर अब अनिका निखिल के कमरे को डोर को नॉक करने लगी। जैसे ही निखिल ने दरवाजे को ओपन किया तो सामने से अनिका को देखकर अब निखिल एकदम से कहता है, मैम आप यहाँ पर। अनिका अब निखिल को सीधा ही कहती है, हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ। अब निखिल पूछता है, लेकिन कहाँ के लिए, कहाँ जाना है। तब अनिका फिर से कहती है, हमारी आज की टेक्नोलॉजी की क्लास है। अनिका को स्वाति ने एक लिंक सेंड किया हुआ था, जिसे अनिका ने निखिल के लैपटॉप में अपने फोन से कनेक्ट कर दिया। तो उसमें टॉपिक था रोबोटिक्स। अनिका और निखिल अब दोनों ही एक साथ उस वीडियो क्लासेस को ले रहे थे। 3 से 4 घंटे के बाद निखिल पूरी तरह से ही अनिका और निखिल को उस क्लास को लेते हुए लगातार 3 से 4 घंटे आराम से हो गए थे। 3-4 घंटे के बाद अब निखिल पूरी तरह से थक चुका था। अब निखिल और ज्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठ रहा था, इसलिए निखिल अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। अब निखिल अनिका से कहता है, मैडम अब मेरा हो गया है, अब मैं इससे ज्यादा और ये क्लास नहीं ले पाऊंगा, अब बाकी की क्लास में कल ले लूंगा। ये कहते हुए ही निखिल अब खुद को रिलैक्स करने के लिए अपनी कमर को पीछे चेयर पर लगा लेता है, लेकिन अनिका लगातार उसे क्लास को लिए ही जा रही थी और वो खुद इंटरनेट पर साथ के साथ पढ़ भी रही थी। अनिका को पता भी नहीं चला कि उसे ये देखते हुए लगातार 8 घंटे हो चुके थे, जबकि अनिका को ऐसे देखते हुए निखिल भी खुद हैरान था, क्योंकि निखिल तो 3-4 घंटे में ही थक चुका था।
और अनिका ने अब भी पूरी नॉलेज ले ली थी। अनिका अभी से अब अपनी टेक्नोलॉजी को इसको अच्छी तरह से सीख चुकी थी। जब उसका काम पूरा हुआ तो उसने देखा कि निखिल उसे फटी हुई आंखों से सिर्फ देखे ही जा रहा है, क्योंकि निखिल भी खुद हैरान था। निखिल की हैरानी को इग्नोर करते हुए अनिका अब निखिल से कहती है जितनी जल्दी हो सके इसे कंप्लीट कर लेना और हाँ समझ लेना। ये कहते हुए ही अनिका अब निखिल के रूम से बाहर निकल जाती है और अब निखिल यहाँ अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे हर हाल में इसे कंप्लीट कर ही लेना है। लेकिन ये सीखना भी अब निखिल के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला था, क्योंकि ये कोई इजी वाली टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। हालांकि हैकिंग की दुनिया में निखिल भी बहुत ही महारत था, उसे भी बहुत महारत थी अपनी स्किल्स में। और अब अनिका के ये कहने के बाद अब निखिल भी समझ जाता है कि अगर अनिका उसे ये टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए कह रही है तो उसे इस टेक्निक को सीख ही लेना चाहिए। इसलिए अब निखिल भी अपने माथे को पकड़ लेता है कि चाहे उसको सीखने में कुछ ज्यादा टाइम ही क्यों न लगे, लेकिन हाँ अब उसे ये हर हाल में सीखनी ही होगी। निखिल अब सोचता है कि उसे जल्द से जल्द इसे यहाँ भी पूरा करना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर कोई नया टॉपिक आ जाएगा, फिर उसके लिए इसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ निखिल उस वीडियो को वहीं से देखना शुरू करता है जहाँ से उसने उसे छोड़ा था, और अब वो बड़े ही ध्यान से उसे समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अनिका वहाँ रूम से चली जाती है। वहाँ अनिका अपने रूम में चली जाती है तो वो देखती है कि रोहित वहाँ नहीं है। ये देखकर अनिका एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर रोहित गया है तो गया कहाँ। अब अनिका यही सोचती है कि रोहित कहाँ जा सकता है। तभी अनिका के कानों में रिया की आवाज आती है। जब अनिका रिया की आवाज को सुनकर, क्योंकि रिया अपने कमरे से ही जोर जोर से चिल्ला रही थी, यहाँ पर रिया की आवाज को सुनकर अब अनिका जल्दी से बच्चों के कमरे की तरफ जाती है, क्योंकि रिया की आवाज को सुनकर अनिका सोचती है कि शायद रोहित बच्चों के कमरे में गया होगा, इसलिए ही ज्यादा एक्साइटेड होकर रिया चिल्लाई होगी, क्योंकि उसे वहां से रिया की आवाज आती है। फाइनली अब ये गेम खत्म होगा, रिया ये कहते हुए चिल्ला रही थी। ये सुनते ही अनिका समझ जाती है कि रोहित जरूर बच्चों के साथ ही है। जैसे ही अनिका अब बच्चों के रूम में जाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि ये आवाज तो रिया के कमरे से नहीं बल्कि उसके पापा के रूम से आ रही है। ये सब आवाज सुनकर अब अनिका एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि अनिका ने तो रोहित को बच्चों के कमरे में एक्सपेक्ट किया था, वो उसके पापा के कमरे में क्या कर रहे हैं। अनिका अब जल्दी से अपने पापा करण गुलेरिया के कमरे को बाहर से जाकर नॉक करने लगी। जैसे ही कमरे को नॉक करने के बाद जैसे ही रिया ने करण गुलेरिया के कमरे का दरवाजा खोला तो अनिका ये देख कर एकदम से ही चौंक गई थी कि उसके पापा के रूम में रेखा मौसी और भूमिका भी थे। भूमिका कमेंट्री कर रही थी। रिया ने भी अब अनिका का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती से अंदर ले गई। रूम के अंदर अनिका ने देखा कि चेस गेम कंपटीशन। रूम के अंदर जाने के बाद अब रिया अनिका से कहती है, मोम यहाँ पर अब चेस गेम कंपटीशन होने वाला है, करण गुलेरिया वर्सेस रोहित मारवा। ये कंपटीशन सिर्फ रिया के कहने पर ही हो रहा है, क्योंकि रोहित तो सिर्फ अपने बच्चों को देखने के लिए ही यहाँ पर आया था। रोहित पहले बच्चों के कमरे में ही गया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रिया को देखकर अब रिया ने रोहित को सारी ही बातें बता दी थी कि काफी समय से नानू और आर्यन और अलेक्जेंडर के बीच में चेस गेम चल रहा है। ना तो नानू जीत रहे हैं डैडी और ना ही मेरे दोनों भाई जीत रहे हैं। रिया की ये बात सुनने के बाद अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी रिया रोहित से कहती है, लेकिन डैडी अगर आप चाहे तो आप इस गेम को जल्दी खत्म कर सकते हैं। रोहित रिया की ये बात सुनकर समझ जाता है कि रिया रोहित को क्या कहना चाहती है, लेकिन रोहित इससे पहले कुछ भी कहता रिया फिर से कहती है, चलो ना डैडी हम वहीं पर ही चलते हैं, हमें ही अब इस गेम को खत्म करना होगा। अब क्योंकि रोहित काफी लंबे समय के बाद अभी बच्चों से मिला था, वो 5-6 दिन के बाद बच्चों को देखकर पहले से ही खुश था और वो अपनी लाडली बेटी को इस तरह से उसकी बात को भी मना नहीं कर सकता था। इसलिए रोहित भी अब रिया का साथ देते हुए करण गुलेरिया के ही कमरे में आ गया था। रिया ने रोहित को सारा सब कुछ बता दिया था। अब इसलिए ही अब रिया ज्यादा फोर्स करती है, प्लीज डैड आप इस गेम को एंड कर दीजिए। रिया की रिक्वेस्ट को अब रोहित मान गया और इस कंपटीशन के लिए भी अब वो तैयार हो गया।
अब भूमिका ने भी अपने एक हाथ को माइक शेप में बना लिया था। वो एक और कमेंट्री शुरू कर दिया। भूमिका ने रेखा मौसी से पूछा कि आप किसको सपोर्ट करेंगी मौसी। तभी रेखा मौसी ने रोहित का नाम लिया। फिर भूमिका ने अनिका से पूछा तो अनिका ने कहा कि मैं अपने पापा को सपोर्ट करूंगी। ये कहते ही अनिका अब अपने पापा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। फिर भूमिका ने अलेक्जेंडर से पूछा तो अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं अपने डैड को सपोर्ट करूंगा। उसके बाद भूमिका ने आर्यन से पूछा तो आर्यन ने कहा कि मैं अपने नानू को सपोर्ट करूंगा। अब बारी थी तो रिया की। अब भूमिका रिया से पूछती है, भूमिका रिया से कहती है, रिया तुम किससे सपोर्ट करोगी। तभी रिया बड़ी ही चालाकी से कहती है, अरे भूमिका बुआ, मैं तो दोनों को ही ऑब्जर्व करूंगी और देखूंगी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना। रिया की इस बात पर उस रूम में मौजूद सभी ही लोग एकदम से हंसने लगे, क्योंकि वो सभी रिया की चालाकी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। अनिका यहाँ पर रिया न्यूट्रल थी। भूमिका ने निखिल को भी मैसेज कर दिया था कि वो यहाँ पर इस रूम में आ जाए ताकि वो भी यहाँ पर हो रहे इस चेस का आनंद ले सके। जैसे ही निखिल ने भूमिका के आए हुए मैसेज को चेक किया तो निखिल ने भूमिका को रिप्लाई करते हुए कहा कि वो अभी नहीं आ सकता, वो थोड़ी ही देर में आकर उन्हें ज्वाइन करता है। अब तक चेस गेम शुरू हो गया था। रोहित ने अब करण गुलेरिया को पहली चाल चलने के लिए कहा। रोहित अब करण गुलेरिया से कहते हैं, पापा पहली चाल आप अपनी चलिए। ये देखकर अब अनिका को अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा की याद आ गई कि रोहित हमेशा ही पहली चाल दुश्मनों को ही चलने के लिए देता है, क्योंकि अभी जब थोड़ी देर पहले ही अनिका की स्वाति मल्होत्रा से बात हुई तो तब स्वाति मल्होत्रा ने रोहित के लिए ये लाइन बोली थी ताकि वो उनकी पहली चाल से दुश्मन की पूरी ही स्ट्रेटजी को समझ जाए। अनिका को रोहित पर बहुत ही प्राउड हो रहा था, लेकिन उसे रोहित पर इस बात का गुस्सा था कि रोहित ने उसे सब कुछ छुपाया क्यों। रोहित ने अनिका के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया, जबकि रोहित हमेशा से ही कहता है कि अनिका से वो कितना प्यार करता है और अनिका भी इस बात को भली भांति जानती है। लेकिन उसका दिल इस बार इसलिए दुखा था क्योंकि उसने अनिका से भी अपनी किसी भी मिशन के बारे में कि जो क्या करने वाला है उसने उसे पूरी तरह से अपडेट नहीं दिया। अनिका अब इन सब बातों को भूलकर अब बड़े ही ध्यान से करण गुलेरिया और रोहित के गेम को देख रही थी। कुछ ही देर में रोहित ने करण को हरा दिया था। अब इस बात का अंदाजा तो सभी ने लगा लिया था, लेकिन करण भी रोहित की इस जीत पर खुश थे, क्योंकि करण भी खुद अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित के सामने चेस का कोई भी मुकाबला नहीं। रिया को रोहित की जीत से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि फाइनली ये चेस गेम खत्म हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन से ये चेस गेम लगातार चल ही रहा था। अनिका को लगा कि अब ये खत्म हो गया है, अब वो रोहित से अकेले में बात कर सकती है। रोहित भी अब काफी रिकवर कर चुका था। अब तक अनिका सिर्फ इसलिए चुप थी कि शायद रोहित अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन अब जब रोहित को भी महसूस होता है कि अनिका उसी की तरफ ही देख रही है तो अनिका की आंखों के इशारे से ही अब रोहित समझ जाता है कि अगर तो आज मैं उस रूम में गया तो शायद अनिका मुझसे उस रात की फिर से सारी ही बातें पूछेगी और मुझे अनिका को शायद सच सच बताना भी पड़ जाए। इसलिए रोहित अब उस कमरे में नहीं जाना चाहता था। इसलिए इससे पहले अनिका सभी को रोहित को वहां से चलने के लिए कहती। रोहित अनिका के बोलने से पहले ही अपने बच्चों को रोहित अनिका के बोलने से पहले ही रिया को कहता है, रिया मुझे बहुत ही टाइम हो गया है तुम लोगों के साथ स्पेंड किए हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा। मैं अब तुम लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने कमरे में नहीं लेकर चलोगे। अब रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही रिया के चेहरे की खुशी तो एकदम से ही देखने लायक थी, क्योंकि उसका तो चेहरा इसी बात से खिल गया था कि उसके डैड अब उसके कमरे में रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इसलिए अब रिया उछलते हुए कहती है, हाँ डैड क्यों नहीं, मैं अभी आपको अपने कमरे में लेकर चलती हूँ। अब वो दोनों बच्चे और रिया तीनों ही अब बच्चे अब रोहित को उस अपने कमरे में ले जाने के लिए एकदम से तैयार थे। लेकिन अनिका ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी तो अनिका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो रोहित की इस चालाकी को अच्छी तरह से जानती थी। वो अनिका जान चुकी थी कि रोहित ये जानबूझकर कर रहा है ताकि वो मेरे सवालों से भाग सके। अब अनिका अपने मन में सोचती है कि मिस्टर मारवा, मैं भी देखती हूँ आप कब तक मेरे सवालों से बचते हैं। इसलिए अनिका भी अब बच्चों के रूम में ही बच्चों के साथ और रोहित के साथ उनके कमरे में चली जाती है।
बच्चों के रूम में जाने के बाद थोड़ी देर तक तो तीनों बच्चे अपने मोम और डैड के साथ मस्ती करते हैं हुए ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद आर्यन और अलेक्जेंडर रोहित के साथ सो गए तो वहीं रिया भी अब अनिका के साथ सो गई थी। कुछ देर बाद जब रोहित ने देखा कि सब सो गए हैं तो वह बहुत धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकल जाता है और अपना फोन निकालता है। अब रोहित अपने फोन को निकालकर एक मैसेज टाइप करता है चिराग मेहता और अब्दुल को, और वो उस मैसेज को टाइप करने के बाद चिराग मेहता और अब्दुल को सेंड कर देता है और उन्हें अपने टेरेस पर आने के लिए कहता है। रोहित ने अब तक ये मैसेज चिराग और अब्दुल दोनों को ही भेज दिया था। उधर अब्दुल और चिराग जो अभी तक जगे हुए थे उन्होंने भी उस मैसेज को देखकर अब वो भी अपने बॉस के द्वारा मैसेज मिलने से अब वो भी टेरेस की तरफ बढ़ने लगे थे। इधर रोहित भी खुद टेरेस की तरफ चला जाता है और वहां पर चिराग और अब्दुल का वेट करता है। कुछ देर बाद वहां पर चिराग और अब्दुल दोनों ही आ जाते हैं। चिराग आते ही अब रोहित से पूछता है बॉस क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? अब मैंने सबके सामने कुछ नहीं पूछा पर मुझे अंदाजा है कि ये चोट आपको सिर्फ एक एक्सीडेंट से तो नहीं लग सकती। अब्दुल भी अब चिराग की इस बात से सहमत था। अब अब्दुल भी कहता है हाँ सर, आप हमें सच सच बताइए कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं है। तभी रोहित वहां पर बने हुए एक स्टैचू के बटन को रोहित प्रेस कर देता है जिससे टेरेस अब पूरा ही साउंड प्रूफ हो जाता है। रोहित ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चिराग और अब्दुल से कहा कि कल मॉर्निंग तक इंपीरियल ग्रुप के हर एक मेंबर को ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि 2 दिन बाद इंपीरियल ग्रुप के मेंबर की मीटिंग है। ये कहते हुए ही रोहित चिराग और अब्दुल को देखते हुए कहता है कि क्या कुछ पूछना है तुम दोनों को, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम दोनों को अभी कुछ पूछना है। चिराग मेहता कहता है कि बॉस काम हो जाएगा। यहाँ रोहित चिराग और अब्दुल से बात कर रहा था, वो इस बात से अनजान था कि अनिका की नजर उन सब पर ही है। साउंड प्रूफ होने की वजह से अनिका उन तीनों की बातें तो नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि रोहित फिर से कोई न कोई प्लानिंग जरूर कर रहा है। कुछ ही देर बाद अब्दुल और चिराग भी वहां से अपने बॉस की कमांड सुनने के बाद वहां से चले जाते हैं। जैसे ही अनिका ने रोहित को टेरेस पर अकेला देखा तो वो अब जल्दी से रोहित के पास चली जाती है। रोहित की नजर जैसे ही अनिका पर पड़ती है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ उसने देखा कि अनिका उसी को ही घूर कर देख रही है। अनिका ने अब रोहित के से बस इतना ही कहा कि मिस्टर मारवा, अगर आपका अभी ड्रामे हो चुके हो तो क्या अब हम अपने बेडरूम में चलें? अनिका की इस बात पर रोहित ने कहा कि हम बच्चों के साथ सोए थे। अनिका, अगर हम वहां नहीं सोए तो मॉर्निंग में बच्चों ने हमें तो जब मॉर्निंग में बच्चे उठेंगे तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि हम बच्चों के साथ ही सोए थे। ये कहते हुए रोहित अब जल्दी से बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर अनिका के सवालों से खुद को बचाना चाहता था। अनिका अब रोहित का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि आप समझते क्यों नहीं है मिस्टर मारवा, मैं आपको बेडरूम में चलने के लिए क्यों कह रही हूँ। अब जल्दी चलिए, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो। रोहित अब अनिका की इसी बात को सुनकर हैरान था कि अनिका क्या बोल रही है। रोहित अनिका को कहता है देखो अनिका, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल बात करते हैं इस बारे में। अनिका समझ गई थी कि रोहित उससे भाग रहा है। अनिका अब रोहित के करीब जाकर रोहित के गालों पर किस करती है और रोहित से कहती है कि कम ऑन मिस्टर मारवा, जल्दी चलिए रूम में। अनिका का इतना कहना ही काफी था कि रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में उठा लिया। अनिका ने भी बैलेंस बनाए रखा था, क्योंकि अनिका अपनी पूरी ही बॉडी का वजन रोहित के ऊपर नहीं डाल सकती थी। अनिका ने अपने दोनों हाथों को रोहित के गले में डाल लिया और दोनों ही अब एलिवेटर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे। जैसे ही रोहित और अनिका अपने रूम के सामने आए तो अनिका ने एक हाथ से उसके रूम का दरवाजा खोला और फिर रोहित अनिका को लेकर अपने कमरे के अंदर आ गया और डोर को लॉक कर दिया। रोहित अब अनिका को अपने बेड पर लेकर गया और उसे जैसे ही किस करने को हुआ तभी अनिका ने रोहित के मुंह के आगे अपना हाथ लगा दिया और रोहित को किस करने से रोक लिया, क्योंकि अनिका ने रोहित को हग इसलिए किया था ताकि वो रोहित को यहाँ अपने कमरे में लेकर आ सके, क्योंकि अनिका जानती थी कि नॉर्मली रोहित उसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो अनिका को अवॉइड कर रहा था। इसलिए अनिका ने यहाँ पर चालाकी से रोहित को यहाँ पर अपने कमरे में लेकर आई थी ताकि वो रोहित से ही सारी ही बातों को कर सके।